तो है दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने धर्मेंद्र स्टडी प्रो चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री और चैप्टर हमारा तीसरा है और इस चैप्टर का हमारा पार्ट है चौथा, यानी कि चौथा वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में बाकी बचा हुआ टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर है तीसरा। ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है हमारा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, जहाँ कहीं भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ पर हमारा वीडियो काम आएगा। देखिए क्लास हमारा 12th है। ठीक है, और देखिए जिसका चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। ठीक है, और देखिए इसका समय काल है 600 ईसा पूर्व से 86 ईस्वी तक। ठीक है, इंग्लिश सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ करा रहे हैं। ठीक है, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी, इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग है देखिए एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, देखिए समाज में सदैव वही व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता जिसके पास अधिक संपत्ति हो, वही समृद्ध नहीं होता, वही प्रतिष्ठित नहीं होता। ठीक है, जिसके पास अधिक संपत्ति हो, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो दानशील हो और जो दयालु हो उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। यानी कि जो दानशील हो यानी दान देने वाला हो और दयालु हो एक प्रकार से, ठीक है, उसको हम प्रतिष्ठित कहा जाते हैं। हर वक्त वही नहीं होता जिसके पास संपत्ति हो वही प्रतिष्ठित होगा, लेकिन जो दयालु और दानशील होता है तो उसे भी हम प्रतिष्ठित कह सकते हैं। ठीक है, वो भी प्रतिष्ठित होता है। देखिए जो व्यक्ति स्वयं के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है वह घृणा का पात्र होता है। मानो जिसने अपने लिए धन का अर्जन किया है, यानी धन एकत्रित किया है, संचय किया है, ठीक है, तो वह तो घृणा का पात्र है, उससे व्यक्ति घृणा करेगा। मान लो उसके अंदर दयालुता है ही नहीं और दानशीलता है ही नहीं, घमंड है उसके अंदर, तो उसे व्यक्ति लोग यानी कि उससे घृणा करेंगे। ठीक है, तो उसे हम प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्राचीन तमिलकम ऐसा क्षेत्र था जहाँ ऐसे साहित्यिक लेख मिले हैं, देखिए जिसमें इन आदेशों को संयोज गया है। देखिए संयोज गया है। ठीक है, अब देखिए इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियाँ थीं। अब देखिए तमिलकम क्षेत्र था, वहाँ पर 2000 यानी वर्ष पहले, ठीक है, बहुत सी सरदारियाँ थीं। देखिए यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने और लिखने वाले कवियों की आश्रयदाता होते थे। ठीक है, यानी कि जो कवि वगैरह होते थे इनके यहाँ रहते थे। ठीक है, इन राजाओं के यहाँ। ठीक है, अब देखिए है, ठीक है, तमिलकम एक बड़ा क्षेत्र है जो दक्षिण भारत में है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए एक क्षेत्र है तमिलकम दक्षिण भारत, जो राज्य थे सरदारियाँ थे उसको तमिलकम कहा गया। देखिए दक्षिण के राजा तथा सरदार। ठीक है, देखिए भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, कुछ सरदारियाँ सामने आई। ठीक है, कुछ सरदार बने, तो देख क्या हुआ, तमिलकम तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश केरल जो नीचे की साइड है हमारे, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो उन्हें हम तमिलकम क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। जिनमें देखिए राजा थे। देखिए तमिलकम क्षेत्र में चोल, चेर तथा पांडे जैसी सरदारी अस्तित्व में आई। यह राज्य काफ़ी समृद्ध थे। जो ये राज्य थे ये काफ़ी समृद्ध थे, इनको सभी को मिलाकर तमिलकम क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, और आज के समय में हम तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में थे ये राज्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये दक्षिण भारत है। ठीक है, अब देखिए मैंने ए से डिनोट किया है चोल, यहाँ पर हमारा चोल साम्राज्य था। ठीक है, और देखिए बी से हमारा चेर। ठीक है, यहाँ पर हमारा बीर यानी कि चेर था, और यहाँ पर हमारा था पांडे, सी पे पांडे था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा केरल था, और यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर देखिए हमारा था, देखिए क्या था, देखिए ये था हमारा यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्षेत्र था, तो इसे हम तमिलकम क्षेत्र कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को तमिलकम क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, देखिए तमिल भाषा में प्राप्त, देखिए संगम साहित्य में सामाजिक और आर्थिक संबंध का चित्रण है। और देखिए जो हमें जो तमिल भाषा में संगम साहित्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसमें सामाजिक और आर्थिक संबंध का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है सामाजिक और आर्थिक संबंध। अब देखिए धनी और निर्धन के बीच विषमता जरूर थी। अब देखिए कुछ व्यक्ति यानी कि अमीर थे और कुछ व्यक्ति गरीब थे, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ विषमता तो होगी, यानी कोई व्यक्ति अमीर है तो कोई गरीब है, तो विषमता होती है। ठीक है, अंतर होता है यानी कि, ठीक है, लेकिन देखिए समृद्ध लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह मिल बांटकर अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। अब देखिए जो व्यक्ति धनी थे, समृद्ध थे, तो उनसे यह इच्छा की जाती थी कि वह संसाधनों का मिल बांटकर उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सामाजिक विषमताओं की व्याख्या एक सामाजिक
अनुबंध, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। हेडिंग हमारी है, ठीक है। देखिए बौद्ध धर्म की मानने वाले लोगों ने समाज में फैली विषमता यानी कि हम असमानता कह सकते हैं, ठीक है, असमानता के लिए एक अलग अवधारणा दी। जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, उसमें बताया गया है। देखिए सूत्रपिटक, ये बौद्ध ग्रंथ है एक प्रकार से, ठीक है, उसका एक हिस्सा है। नामक ग्रंथ में एक मंत्र का वर्णन है। देखिए प्रारंभ में मानव पूरा विकसित नहीं थे। अब देखिए जो मानव थे प्रारंभ में पूरे विकसित नहीं थे, सभी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, ठीक है। वनस्पति जगत भी पूरा विकसित नहीं था। और देखिए सभी जीव एक शांतिपूर्ण जगह में रहते थे। और देखिए प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय की भोजन की आवश्यकता होती है। प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना खाने योग्य, ठीक है, हमारे भोजन के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था समाप्त होने लगी। जो व्यवस्था थी वो समाप्त होने लगी। आवश्यकता से अधिक मानव खाने लगा, यानी कि वस्तुओं को एकत्रित करने लगा, वनस्पतियों को काटने लगा। देखिए मनुष्य लालची और कपटी होता गया, और मनुष्य में लालच बढ़ता गया, कपटी होते गया, यानी कि धोखा देता गया, एक दूसरे को धोखा देने का उसमें जागरूकता हो गई, ठीक है। और देखिए समाज में बुराइयां फैलने लगी, ठीक है, बुराइयां समाहित हो गई समाज में। और देखिए ऐसे में लोगों ने विचार किया कि क्या हम कोई एक ऐसे मनुष्य को चुन सकते हैं जो उचित बात कर क्रोधित हो, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को सजा दे जो दूसरों को प्रताड़ित करता है, यानी कि पीड़ित करते हैं, यानी कि दुख पहुंचाते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे व्यक्तियों को समाज से जिन्हें निकालने की आवश्यकता है, और ऐसे व्यक्तियों को वो समाज से निकाल दे जिन्हें निकालने की आवश्यकता है, वो बुराइयां ज़्यादा फैला रहा है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठित बनाना चाहिए। देखिए और उसे एक कार्य के बदले हम सभी मिलकर चावल का अंश कहेंगे, ठीक है, उसे हम चावल का अंश कहेंगे सभी मिलकर। सभी लोगों की सहमति से चुन जाने के कारण उसे महासम्मान की उपाधि प्राप्त होगी। अब एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे सभी लोगों की इच्छा से चुना जाएगा, और उसे हम महासम्मत कहेंगे, ठीक है, उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त दी जाएगी महासम्मत की उपाधि, यानी कि वह सभी का निर्णय करेगा, और जो बुराइयां व्यक्ति फैला रहा है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, समाज से। और देखिए इससे यह पता लगता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुनने जाने का पर निर्भर करता था। अब राजा का पद होता था जो लोग चुनते थे, यानी कि लोगों द्वारा चुना जाता था किस व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए या नहीं, इससे यह पता लगता है, ठीक है। अब देखिए जनता राजा की इस सेवा के बदले उसे कर देती थी। इसमें यह प्रतीत होता है कि मनुष्य स्वयं किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। अब देखिए इससे यह पता लगता है कि हम जो मनुष्य खुद ही अपनी व्यवस्था को बनाते थे। अब देखिए राजा चुनते थे और राजा उसकी सुरक्षा करता था लोगों की, यानी जनता की, ठीक है, तो उनसे कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे यह प्रतीत होता है कि लोग ही व्यवस्था ये बनाते थे। तो देखिए तो भविष्य में उसे बदल भी सकते थे। अब देखिए जब लोगों ने बनाया इस व्यवस्था को तो भविष्य में इसे बदल भी सकते हैं, यानी कि आने वाले समय में, ठीक है, बदल भी सकते थे। यह उन्होंने निर्णय किया था क्योंकि लोग ही बना रहे हैं, लोग ही बदल सकते हैं। जैसे जैसे हमारा आज भी जीवन आपने देखा वो प्रतीत होता जा रहा है, बदलता जा रहा है एक प्रकार से, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है, बदलता जा रहा है। देखिए साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल और इतिहासकार और महाभारत, देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए इतिहासकारों द्वारा साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल के समय कौन सी सावधानियां बरतनी जाती हैं, कौन सी सावधानियां बरती जाती हैं। देखिए जब साहित्यिक स्रोत का अध्ययन करते हैं वो, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं उसका। और देखिए इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं, किन किन बातों पर, यानी किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं, ठीक है, किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो देखिए हम देखते हैं। देखिए इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। देखिए पहलू हमारे, देखिए ग्रंथ की भाषा, आखिर वह ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है, वही व्यक्ति जो भाषा जानता होगा वही व्यक्ति से पढ़ाया जाएगा उस ग्रंथ को। और देखिए ग्रंथ के प्रकार, किस प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है, और लेखक कौन है उसका, और लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, और श्रोता सुनने वाला, ठीक है, कैसा है, और रचना काल देखेंगे उसका, और रचना भूमि किस जगह पर लिखा गया है वो ग्रंथ। देखिए इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर विशेष ध्यान देते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। अब ये पता लगाते हैं किस भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है पहले। देखिए जैसे कि देखिए पाली, संस्कृत, अथवा तमिल आम लोगों की भाषा थी, ठीक है,
और संस्कृत देखिए, संस्कृत पुरोहित तथा खास वर्ग की भाषा थी। संस्कृत को हर कोई नहीं समझ पाता था, आम जनता नहीं समझ पाती थी संस्कृत को, ठीक है। देख देखिए इतिहासकार लेखकों का विशेष ध्यान रखते हैं और किस ग्रंथ को किस लेखक ने लिखा है यह भी पता लगाते हैं। उस लेखक का दृष्टिकोण क्या था, वह किस प्रकार का था, उसकी मानसिकता क्या थी, किस प्रकार का सोचने वाला था प्रकार थी, ठीक है। इतिहासकार ग्रंथ के श्रोताओं पर भी ध्यान रखते हैं और देखिए क्योंकि कोई भी ग्रंथ श्रोता की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है। इतिहासकार ग्रंथ के काल का भी ध्यान रखते हैं, किस काल में लिखा गया, कितना समय काल है उसका, ठीक है, और किस कि वह ग्रंथ किस काल में लिखा गया है, ठीक है, यह भी ध्यान रखते हैं। और देखिए उस समय की सामाजिक स्थिति, किस समय उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज कैसा था, यह भी ध्यान रखते हैं, इसका भी पता लगाते हैं। ग्रंथ की रचना भूमि को ध्यान में रखा जाता है, उस किस जगह पर रचा गया है। ध्यान रखते हैं और देखिए किस ग्रंथ को किस स्थान पर लिखा गया है, और इन सारी बातों पर विशेष ध्यान रखकर विश्लेषण करने के बाद ही इतिहासकार किसी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। अब वो इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर देखते हैं ये सच्चे है या झूठ है, यानी कि सत्य है या झूठ है, ठीक है, जानकारी प्राप्त करने के बाद। देखिए भाषा तथा विषय वस्तु, देखिए महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वह संस्कृत भाषा में है। जो हमने महाभारत का पाठ इस्तेमाल किया है वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है, जो पुस्तक लिखी हुई संस्कृत भाषा में है ज़्यादातर। और देखिए महाभारत की संस्कृत भाषा वेदों और देखिए परिस्थितियों की संस्कृत भाषा से काफ़ी सरल है, और जो वेद हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और परिस्थितियों हैं वो उनसे सभी से अलग है महाभारत की भाषा। देखिए इसकी भाषा सरल और होने के कारण इसको व्यापक स्तर पर आसानी से समझा जा सकता था, यानी कि इसकी भाषा सरल भाषा है, इसको व्यक्ति आसानी से समझ लेते थे पढ़ने वाले, ठीक है। अब देखिए महाभारत, देखिए महाभारत दो प्रकार से, दो भागों में लिखा है, एक आख्यान है और एक हमारा उपदेशात्मक, ठीक है, और इसमें कहानियों का संग्रह है आख्यान में, ठीक है, और इसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंड, ठीक है, सामाजिक आचार विचार के बारे में बताया गया है, ठीक है, उपदेशात्मक अंश में। देखिए ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि महाभारत ग्रंथ एक भाग में नाटकीय कथानक सार, यानी जैसे कि सार, स्टोरी, स्क्रिप्ट, ठीक है, तथा इसमें उपदेशात्मक भाग में जोड़े गए हैं। अब देखिए इसमें उपदेशात्मक भाग भी जोड़े गए हैं, ठीक है। देखिए लेखक एक या अनेक और तिथियां, अब देखिए लेखक एक भी है महाभारत का और अनेक भी हैं, और अलग अलग तिथियां हैं, अलग अलग समय काल है, ठीक है, इसका अलग अलग समय में लिखा गया है। देखिए महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, ठीक है। अब देखिए इन्हें सूत कहा जाता था, जो मूल रचयिता थे, पहले सबसे पहले लिखी थी उन्होंने भाट सारथी ने, तो इन्हें क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए ये क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध भूमि में जाते थे, जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता था महाभारत का, वहाँ पर ये साथ में जाते थे तथा उनकी विजय गाथा तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में कविताएँ लिखते थे। अब ये कविताएँ लिखते थे जब उनकी विजय होती थी और जब राजा कोई परास्त होता था उसके बारे में ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। देखिए इन रचनाओं का प्रेक्षण मौखिक रूप से ही होता था। अब देखिए रचनाएं होती थी मौखिक, यानी मुंह से बोली जाती थी, ठीक है। अब लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा तथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया, और ब्राह्मणों ने इसको 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में, ठीक है, लिखने का प्रण कर लिया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने पहले तो मौखिक थी ये, फिर ब्राह्मणों ने लिखना शुरू कर दिया। देखिए लगभग 220 से 200 AD के बीच महाभारत के रचना काल का एक और चरण दिया, ठीक है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा अधिक होने लगी थी और श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। अब जो श्री कृष्ण थे उनको विष्णु का रूप बताया गया था इस समय पर। और देखिए बाद में लगभग 200 से 400 ईस्वी, ठीक है, के बीच, यानी कि AD मनुस्मृति से मिलते जुलते उपदेशात्मक प्रकरण टॉपिक्स, यानी कि, ठीक है, महाभारत में जोड़े गए। जो मनुस्मृति में टॉपिक प्राप्त हुए उनको महाभारत में जोड़ा गया। देखिए प्रारंभ में यह ग्रंथ 1000 श्लोकों से कम था, और जो प्रारंभ में लिखा गया था तो 1000 श्लोकों से कम थे इसमें श्लोक, ठीक है।
और देखिए लेकिन धीरे धीरे इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई और 1 लाख श्लोक हो गए। और साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को माना जाता है, यानी कि मूल रचयिता भारतसारथी थे और वैसे माना जाता है सो ऋषि व्यास को। ठीक है, यदि आपसे मूल रचयिता पूछे तो आपको बताना है आपको भारतसारथी, और यदि उसमें महाभारत का रचयिता पूछे तो बताना है आपको ऋषि व्यास। ठीक है, अब देखिए सदस्यता की खोज। देखिए महाभारत में भी अन्य ग्रंथों की तरह युद्ध, वन, महल, बस्ती आदि का जीवित चित्रण मौजूद है। 1991 से 1952 में, ठीक है, 51 से 1952 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ, वर्तमान उत्तर प्रदेश में है ये मेरठ, ठीक है, कि हसनपुर गांव में उत्खनन काम किया। ठीक है, और कहाँ पर किया उन्होंने? मेरठ में, हसनपुर में। ठीक है, एक गांव है, वहाँ पर उन्हें उत्खनन कार्य किया, खुदाई की एक प्रकार से। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि यह स्थान कुरुओं की राजधानी हसनापुर हो सकती है, और जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। जो कुरुवंश थे, ठीक है, ये दोनों कुरुवंश थे, यानी कि दोनों चचेरे भाई थे, पांडव और कौरव, तो ये इनका वंश कुरु था। ठीक है, और इनकी राजधानी थी हस्तिनापुर माना जाता है। ठीक है, महाभारत के अनुसार। देखिए बीबीलाल को क्षेत्र में आबादी के 5 स्तर के सबूत मिल गए। ठीक है, बीबीलाल ने दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लिखा। ठीक है, और जिस क्षेत्र का उत्खनन किया गया वहाँ घरों को बनाने की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की बनी मिली हैं। ठीक है, मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की दीवारें मिली हैं। देखिए सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज की गई यहाँ पर भी, और देखिए इससे यह पता लगता है कि कुछ घरों की दीवारों को सरकंडे से बनाई गई थी। अब देखिए कुछ घरों की दीवारें सरकंडे से बनाई गई थी और उसके ऊपर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया गया था, यानी मिट्टी लेप दी गई थी, एक प्रकार से प्लास्टर बना दिया गया एक प्रकार से। ठीक है, देखिए तीसरे स्तर पर देखिए घर कच्ची तथा कुछ पक्की ईंटों पर बने होते थे, और घरों के गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों के नाले बनाए गए थे, यानी कि पास में देखिए ईंटों के नाले बनाए गए थे, पानी की जिससे पानी निकल जाए, पानी जा सके निकल गए। ठीक है, और देखिए कुओं के साथ साक्ष्य भी मिले हैं। कुएं का प्रयोग होता था, कुएं का प्रयोग होता था, मल की निकासी वाले गर्त दोनों का प्रयोग होता था। देखिए महाभारत ग्रंथ की सबसे चुनौतियाँ कथा द्रौपदी से 5 पांडवों के विवाह की है। अब देखिए महाभारत की जिसमें 5 पांडवों से विवाह हुआ द्रौपदी का, इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय बहुपति प्रथा रही होगी, यानी कि अब देखिए द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ था, उस समय यह अनुमान लगाया कि उस समय बहुपति प्रथा विवाह चलता होगा। ठीक है, यानी कि एक पत्नी और पति अनेक। ठीक है, समय के साथ साथ बहुपति प्रथा बाद में ब्राह्मणों ने अमान्य कर दी। ठीक है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर आज भी प्रचलन में है ये प्रथा। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि उस समय स्त्रियों की कमी होने के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। उस समय पुरुष अधिक होते थे, यानी कि स्त्रियाँ कम होती थी, तो पति ज़्यादा होते थे और पत्नियाँ एक होती थी एक प्रकार से। ठीक है, तो इससे बहुपति प्रथा कहा गया, इसलिए बहुपति प्रथा को अपनाया गया होगा उस काल में। ठीक है, और देखिए एक गतिशील ग्रंथ, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना 1000 वर्ष तक होती रही है। अब देखिए इसकी रचना 1000 वर्ष तक हुई है। ठीक है, इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते चले गए। ठीक है, और महाभारत का विकास केवल संस्कृत पाठ के लिए साथ ही समाप्ति नहीं हुआ, बल्कि शताब्दियों के इस महाकाव्य के कई भाग विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं इसके भाग, केवल संस्कृत नहीं है इसकी, और भी इसमें जोड़े गए हैं। अनेक कहानियों को जिनका उद्भव एक विशेष क्षेत्र में हुआ इस महाकाव्य में समाहित कर लिया गया। अब देखिए इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। अब देखिए इसमें जो प्रसंग हैं जो बताया गया उनको मूर्ति और चित्रों में भी दर्शाया गया है। ठीक है, मूर्ति और चित्रों में भी दर्शाया गया है। ठीक है, मूर्ति और चित्रों में भी दर्शाया गया इसके प्रसंग को। और देखिए इसमें नाटक और नृत्य कला के लिए भी
विषय वस्तु प्रदान की गई है। इसमें नाटक और नृत्य कला भी बताया गया है, ठीक है, महाभारत में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो आपको फटाफट मिलते रहेंगे चैनल पर। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।